नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीव में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले 65 सालों से सॉल्व नहीं हुआ है। एक ऐसी मिस्ट्री जो अभी तक रहस्यों से घिरी हुई है। आज भी गुनहगार का पता नहीं चल पाया और ना ही किसी को सज़ा हुई है। यहाँ तक कि विक्टिम की बॉडी की पहचान भी नहीं की गई है और ये केस आज भी खुला है। आज की मिस्टीरियस स्टोरी बॉय इन द बॉक्स एक रियल केस है जो पिछले 65 सालों से अनसॉल्व बना हुआ है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमय केस के बारे में। पच्चीस फरवरी सन 1957 को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक अज्ञात बच्चे का शव बिना कपड़ों के बहुत बुरे हाल में एक जेसी पेनी कंपनी में बेचे जाने वाले बेसिनेट यानी बच्चों की गाड़ी के बॉक्स में सुक्सहन्ना रोड के किनारे पाया गया। बच्चे की उम्र 3 से 7 साल के बीच बताई गई थी। अजीब बात ये थी कि उसे साफ सुथरा करके उसके बाल और नाखून काट के एक कंबल में लपेट के रखा हुआ था। हालांकि उसे बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। उनमें से कुछ निशान सर्जिकल थे और वो कुपोषित भी था। ऐसा माना जाता है कि उसकी मौत का कारण ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से रिलेटेड है, यानी सर पर कई बार आघात किया गया था। सबसे पहले एक व्यक्ति ने इस बॉक्स को देखा था जब वह वहां अपने लगाए जानवरों को पकड़ने वाले जाल की जांच कर रहा था। असल में उसका पैर बॉक्स से टकराया और बॉडी बाहर आ गई, पर उसने पुलिस को कभी रिपोर्ट नहीं की क्योंकि उसे डर था कि पुलिस उसके जानवरों के जाल को जब्त कर लेगी, और वो वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद वहाँ से एक कॉलेज स्टूडेंट गुजर रहा था। उसने एक खरगोश को झाड़ियों में जाते देखा। उस स्टूडेंट को पता था कि वहाँ जानवरों को पकड़ने के लिए जाल लगे हुए हैं, जिस वजह से वह उस खरगोश को बचाने के लिए उसके पीछे गया। तब उसने उस बॉक्स और शव को देखा। वह भी पुलिस को रिपोर्ट करने से डर रहा था क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। पर हाल ही में मैरी जेन बार्कर के मिसिंग होने का केस सामने आया, जिसे देख उसने पुलिस को रिपोर्ट कर दी और जो भी उसने देखा सब पुलिस को बता दिया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और 26 फरवरी सन 1957 को केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बच्चे की उंगलियों के निशान लिए गए और पुलिस को पहले आशा थी कि जल्द ही उसकी पहचान कर ली जाएगी। हालांकि कोई भी कभी सही जानकारी के साथ आगे नहीं आया। इस केस ने बड़े पैमाने पर फिलाडेल्फिया और डेलवेयर वैली में मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। द बॉय इन द बॉक्स की पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए फिलाडेल्फिया इनकरर ने बच्चे की शिनाख्त करने के लिए उसके 4 लाख प्रिंट इसी उम्मीद से छपवाए थे ताकि बच्चे की पहचान हो सके। प्रिंट को फिलाडेल्फिया में हर गैस बिल के साथ दिया जाने लगा ताकि उस बच्चे की पहचान हो पाए। पुलिस एकेडमी के 250 सिपाहियों द्वारा बार बार घटनास्थल की तलाशी की गई। उन्हें वहां कोने में जी अक्षर के साथ एक नीली टोपी, एक बच्चे का स्कार्फ और एक सफ़ेद रुमाल मिला, जो सुराग बेबुनियाद निकले। उस बच्चे को अच्छे से कपड़े पहनाकर और बिठाकर एक तस्वीर
पोस्टमार्टम के वक्त खींची गई थी। पुलिस ने वह तस्वीर भी लोगों में इसी सोच से साझा की ताकि कोई सुराग मिल सके, पर पूरे साल प्रचार और हर संभव कोशिश के बावजूद लड़के की पहचान अभी तक अज्ञात है और मामला अभी तक अनसुलझा है। इस मामले में कई टिप्स और थ्योरीज सामने आई हैं, हालांकि इनमें से अधिकांश को खारिज कर दिया गया है। विशेषतः 2 थ्योरीज जिन्होंने पुलिस और मीडिया के बीच काफ़ी दिलचस्पी पैदा की है, उनमें से हर एक स्टोरी की व्यापक जांच की गई है। पहली थ्योरी फॉस्टर होम यानी पालन गृह से जुड़ी है, जो घटनास्थल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। सन 1960 में मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस में रेमिंगटन ब्रिस्टो नामक एक एम्प्लॉय ने सन 1993 में अपनी मृत्यु तक इस मामले का डटकर पीछा किया। उसने न्यू जर्सी के एक मानसिक व्यक्ति से संपर्क किया जिसने उसे एक ऐसे घर की तलाश करने को कहा जो फॉस्टर होम से मेल खाता हो। जब साइकिक लेडी को घटनास्थल पर लाया गया तो वह ब्रिस्टो को सीधा फॉस्टर होम ले गई। फॉस्टर होम की संपत्ति की सेल में शामिल होने के बाद ब्रिस्टो ने जेसी पेनी में बेचे जाने वाले बेसिनेट के समान एक बेसिनेट को देखा। उन्होंने रस्सी पर टंगे कपड़ों में एक कंबल को भी खोजा जो बिल्कुल उसी कंबल के जैसा था जिसमें उस बच्चे की बॉडी को लपेटा गया था। ब्रिस्टो का मानना था कि लड़का उस फॉस्टर होम के मालिक की सौतेली बेटी का था और उन्होंने उसके शरीर को इसलिए डिस्पोज किया था ताकि उसकी सौतेली बेटी को एक अविवाहित माँ के रूप में उजागर ना किया जा सके। उनकी थ्योरी ये कहती है कि बच्चे की मृत्यु एक दुर्घटना थी। इस परिस्थितिजनक साक्ष्य के बावजूद पुलिस को बॉय इन द बॉक्स और फॉस्टर होम के बीच कोई निश्चित संबंध नहीं मिला। सन 1998 में फिलाडेल्फिया पुलिस लेफ्टिनेंट टॉम अगस्टीन, जो जांच प्रभारी थे, उन्होंने और विडोक सोसाइटी ने फॉस्टर फादर और स्टेप डॉटर का इंटरव्यू लिया और कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंत में फॉस्टर होम केस की जांच बंद कर दी गई। दूसरी थ्योरी द वुमेन नॉन एज मार्था और एम से जुड़ी है। सन 2002 में मार्था नामक एक महिला ने बॉय इन द बॉक्स केस को एक नया मोड़ दे दिया। पुलिस ने मार्था की कहानी को प्रशंसनीय माना था, लेकिन उसकी गवाही से पुलिस को परेशानी थी। असल में मार्था का एक मानसिक बीमारी का इतिहास था। मार्था के अनुसार उसकी एब्यूजिव माँ ने सन 1954 में एक अज्ञात बच्चे, जिसका नाम उसने जॉनथन बताया था, उसको उसके असली माँ बाप से खरीदा था। इसके बाद लड़के को 2.5 सालों तक अत्यधिक शारीरिक और यौन शोषण का शिकार बनाया गया था। एक रात खाने के वक्त उस बच्चे को उल्टी आ गई। उसने पके हुए बीन्स खाए थे, पर मार्था की माँ को उस बच्चे के उल्टी करने पर गुस्सा आ गया। उसने उस बच्चे को बहुत बुरी तरह पीटा। उसका सर बार बार फर्श पर पटका गया, जिससे वो सेमी कॉन्शियस यानी बेहोश हो गया। बाद में उसे नहलाया गया, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। ये विवरण सिर्फ पुलिस की ज्ञात जानकारी से मेल खाते थे, क्योंकि कोरोनर ने पाया था कि लड़के के पेट में पके हुए बीन्स के अवशेष थे और उसकी उंगलियां पानी से झुर्रीदार थी। मार्था की माँ ने लड़के की पहचान को छुपाने के लिए उसके बाल काट दिए थे। मार्था की माँ ने बच्चे को फॉक्स चेज क्षेत्र में डंप करने के लिए उसे सहायता करने के लिए मजबूर किया। मार्था ने कहा, जब वो कार की डिक्की से
लड़के को बाहर निकाल रहे थे, तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने उनसे मदद करने के लिए पूछा, जिस पर मार्था की मां ने मार्था को गाड़ी की प्लेट के सामने खड़े रहने को कहा था, ताकि गाड़ी का नंबर कोई ना पहचान पाए। फिर उसने उस आदमी को अच्छे अंदाज से मदद के लिए मना कर दिया और वो आदमी कुछ देर बाद वहाँ से चला गया। इस कहानी ने सन 1957 में एक पुरुष गवाह द्वारा दी गई गोपनीय गवाही की पुष्टि की, जिन्होंने कहा था कि शव को एक बॉक्स में रखा गया था, जिसे पहले घटनास्थल पर छोड़ दिया गया था। मार्था की संभावित जानकारी के बावजूद पुलिस उसकी कहानी को वेरीफाई करने में असमर्थ थी। जिन पड़ोसियों की निर्दिष्ट अवधि के दौरान पुलिस मार्था के घर पहुंची थी, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि वहां कोई युवा लड़का रहता था और मार्था के दावों को हास्यास्पद के रूप में खारिज कर दिया गया। इस केस से जुड़ी ऐसी ही बहुत सी स्टोरीज सामने आई, लेकिन हर किसी के दावे कमज़ोर पड़ गए और बॉय इन द बॉक्स की पहचान आज तक अनजान है। द बॉय इन द बॉक्स को एक कुम्हार के खेत में दफनाया गया था। बाद में सन 1998 में उसे DNA लेने के उद्देश्य से बाहर निकलवाया गया, जो एक दांत पर एनिमल से प्राप्त किया गया था। बाद में उसे फिलाडेल्फिया में सीडार ब्रुक के आइवी हिल कब्रिस्तान में दोबारा दफनाया गया। उसकी कब्र पर अमेरिका का अज्ञात बच्चा वाला एक हेडस्टोन लगाया गया था। शहर के लोग उसकी कब्र को फूलों और स्टफ एनिमल से सजा के रखते हैं और आज भी ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है। ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे बॉय इन द बॉक्स की पहचान हो सके। ऐसा लगता है कि उस बच्चे का कोई अस्तित्व ही नहीं था और इस केस को एक बिगेस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना देता है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप बॉय इन द बॉक्स के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको ये रियल केस स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब करें। आपसे हम अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।